सही है सब। नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए कल हम लोगों ने छंद सीखा था। थोड़ा सा छंद के बारे में आपको पूरी चीजें मैं बता दिया था। आज हम लोग जो सीखेंगे वो छंद के प्रकार सीखेंगे, छंद के भेद सीखेंगे। क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको छंद के छंद के अंग के बारे में बता दिया था कि छंद के 8 अंग होते हैं। लय और गति को मिलाकर के एक बना दिया गया और उसके स्थान पर एक नया लाया गया गण, जिसे मिलाकर के कुल हमारे कितने हो जाते हैं? 8 अंग हो जाते हैं। उनके सभी अंगों के बारे में आपको बता दिया था। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे याद करेंगे? यमाता राजभान सलगा से याद करेंगे। ये जो छंद है उसके प्रणेता कौन है? तो आपने बताया पिंगलाचार्य हैं, या आचार्य पिंगल आप कह सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने, इतना वर्णन पूरा हम लोगों ने सीख लिया। अब आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे छंद के प्रकार। क्या सीखेंगे? छंद के प्रकार या छंद के भाग। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? छंद के प्रकार या छंद के भाग। छंद के प्रकार या भैया इसी को भाग भी कह सकते हैं। छंद के प्रकार या भाग। तो छंद के कुल 3 भाग होते हैं। या छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का छंद होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का छंद होता है, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। तो पहला है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। और तीसरा है मुक्त छंद या मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्तक छंद। क्लियर हो रही बात हमारे? अब जो वर्णिक और मात्रिक छंद होंगे, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद होंगे, इनमें कोई ना कोई नियम से ये बंधा होगा, किसी न किसी नियम से बंधा होगा, अर्थात छंद से ये बंधा होगा। लेकिन ये जो मुक्त छंद होता है ये किसी भी प्रकार के नियम से बंधा हुआ नहीं रहेगा। ये जो मुक्त छंद होगा ये किसी नियम से बंधा हुआ नहीं होता। मुक्त छंद कहने का मतलब है जिसमें मुक्तक नहीं आते हैं, जिसमें मुक्तक नहीं आते हैं, या जिसमें मात्राएं निश्चित नहीं रहती है, जिसमें वर्ण निश्चित नहीं रहते हैं, उन्हें हम मुक्तक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद क्या है? जिसमें जिस छंदों को मात्रा के आधार पर बांधा जाता है, जिस छंद को मात्रा के आधार पर बांधा जाता है उसे मात्रिक छंद कहेंगे, और जिस छंद को वर्ण के आधार पर बांधा जाता है उसे वर्णिक छंद कहेंगे। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर निर्मित, रचित छंद। ठीक है, और वर्णिक छंद जो होगा ये वर्णों के आधार पर, किसके आधार पर? वर्णों के आधार पर रचित छंद होंगे। ठीक, कहने का कुल मतलब ये है कि जैसे मात्रिक छंद की बात हम किए तो मात्रिक छंद हम ये कहते हैं कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11 मात्रा, तीसरे में 13 मात्रा, चौथे में 11 मात्रा। तो आप देख रहे हैं ये 13-11 एक नियम से बंधा हुआ है, और ये सभी क्या है? मात्राएं हैं। क्या है मेरे भैया? मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से जो छंद मिलेगा उसे हम मात्रिक छंद कहेंगे। ठीक है, और वर्णों के आधार पर यदि हम कहें कि एक चरण में 16 वर्ण, दूसरे में 15 वर्ण, या फिर से 16 वर्ण, फिर अगले में 15 वर्ण, फिर 16 वर्ण, फिर 15 वर्ण, अगर इस प्रकार से दिए गए हैं तो ये जो वर्णों के आधार पर छंद की रचना हो गई उन्हें हम वर्णिक छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णिक छंद कहेंगे। आ रही बात समझ में? अब जब मात्रिक छंद होगा तो मात्राओं को गिन करके बताया जाएगा कि ये कौन सा छंद है, और जब वर्णिक छंद होगा तो वर्णों को गिनकर बताया जाएगा कि कौन सा छंद है। क्लियर हुई बात? लेकिन जब हम इस मुक्त छंद में आते हैं तो इसमें न तो मात्राओं की संख्या क्लियर रहती है और न ही हमारे वर्णों की संख्या क्लियर रहती है। मतलब न तो मात्राएं ही एकदम निश्चित रूप में रखी गई रहेंगी और न तो वर्ण ही बिल्कुल निश्चित रूप में रखे गए रहेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? अब आप जरा विचार करना कि यदि ऐसा हो जाए कि मात्राएं बराबर चल रही हैं, वर्ण बराबर चल रहे हैं, तो एक बात हमको समझ में नहीं आती, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कितने मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं? तो सबसे मुख्य बात होती है मात्राएं गिनना और वर्ण गिनना।
मात्राएं गिनना, मात्राएं गिनना। और दूसरी बात होती है सरकार वर्ण गिनना, ठीक है। और अगर ये चीजों की हम सही गणना नहीं कर पाते हैं, सही से गिन नहीं पाते हैं, तो मेरे प्यारे भैया इसमें हमारी गड़बड़ी हो जाती है। और जहां पर जो छंद बन रहा होता है उसका हम सही हम उसे नहीं बता पाते और हमारा प्रश्न हो जाता है गलत, ठीक है। क्यों प्रश्न ऐसे पूछता है कि अगर 13-11 मात्रा दी है तो वो कौन सा छंद होगा, दोहा होगा, सोठा होगा, चौपाई होगा, रोला होगा, ऐसे आपको विकल्प सही करना है। या उदाहरण दिया गया रहता है और आपको बताना रहता है वो कौन सा छंद है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिए गए रहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मात्राओं को गिनना सीखेंगे। किसको गिनना सीखेंगे भैया? मात्राओं को गिनना सीखेंगे। इसमें मैंने 4-5 नियम बना रखे हैं, अगर उस नियम को आप समझ जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो छंद के कितने प्रकार हुए भैया? 3 प्रकार हुए, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद क्या होगा? इसमें मात्राओं के आधार पर रचना की गई रहती है। और वर्णिक छंद क्या होगा? इसमें वर्णों के आधार पर रचना की गई रहती है। और मुक्त छंद क्या होता है? इसमें न तो मात्राओं के आधार पर और न ही वर्णों के आधार पर, इसमें कोई क्लियर बात नहीं होती है। अब बात आती है कि हम मात्राओं को कैसे गिनेंगे। तो भैया मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती हैं। मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, केवल स्वरों की होती हैं, ठीक है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजन की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। व्यंजन ध्वनि की कोई भी अपनी मात्रा नहीं होती है। केवल और केवल किसकी मात्रा होती है मेरे भैया? तो मात्राएं जो होती हैं वो केवल और केवल स्वरों की होती हैं। केवल और केवल किसकी मात्रा होती है? स्वर की होती है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए इसके नियम में अगर हम लोग देखें तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में जो हमारा ह्रस्व होगा और जो दीर्घ होगा, जो हमारी ह्रस्व मात्राएं होंगी, ह्रस्व मात्राएं या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, इन ह्रस्व स्वरों के लिए लघु मात्रा लगेगी। लघु जो होती है वो एक डंडी होती है, ठीक। अब बात आती है ये ह्रस्व है क्या? तो ह्रस्व जो हमारा है वो है अ, ई, उ और री। तो अगर अयूरी कहीं भी मिलेगा तो उसके लिए एक मात्रा लगेगी, लघु लगेगी। अर्थात कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा, ठीक बच्चे, एक मात्रा लगेगी, लघु लगेगी। और दूसरी बात आती है दीर्घ। कौन सी बात आती है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो होंगे उनके लिए गुरु मात्राएं लगती हैं, मतलब 2 मात्रा। ये एक वर्तुल रेखा होती है। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं होंगी यहां पर, ठीक है बेटा। यहां पर कितनी मात्राएं होंगी? 2 मात्राएं होती हैं। अब दीर्घ होता कौन कौन है? तो एक होता है आ, ई, उ, री। इसका वर्णन अब नहीं मिलेगा, इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जानते रहिए आप। री, ए, ओ और औ, ठीक है। सब कुछ क्लियर है? ऊपर दिख रहा है? दिक्कत है? तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये जो हमारी 7 मात्राएं हैं इनके लिए हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। तो अगर आपको मिलने लग जाए तो इससे आप लोग मात्राओं को गिन पाएंगे। अब जरा हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग मात्रा गिनेंगे। जैसे मैंने लिखा रावण, इन सब में आपको मात्राएं गिनना है। इस नियम के आधार से आप कैसे मात्राएं गिनोगे इसको हम समझा रहे हैं आपको। जैसे हमने लिखा रावण, हमने लिखा पिहू या किसान या चरण या कारण
या कारणा लिख दिया। अब कैसे गिनोगे बेटा, यहां पर देखो ये क्या है, दीर्घ है, यहां पर देखिए आ की मात्रा दीर्घ बताती है, तो कितने लगेंगे, दो, हमने यहां पे लिखा दो, इसमें एक, इसमें एक, तो कुल मिलाकर कितने हो, दो, एक, तीन, एक, चार मात्राएं। कितनी मात्रा हुई बेटे, चार मात्रा। ठीक है, यहां पर देखो कि छोटी की मात्रा तो एक होगा, आ दो मात्रा, न एक मात्रा, तो एक, दो, एक, तीन, एक, चार, कितनी मात्रा हो गई, चार मात्रा। ठीक है, किसान में कितनी मात्रा, चार मात्रा, रावण में कितनी मात्रा, चार मात्रा। ऐसे ही चरण में अ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, और ये कितनी हुई, तीन मात्रा। ठीक है, कितनी मात्रा हुई, तीन मात्रा। कारणा है तो का दो मात्रा, र एक मात्रा, ड़ा दो मात्रा, तो दो दो चार एक, पांच मात्रा। ठीक है, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर ये कैसे पता कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे जब इसे हम अक्षरों में तोड़ देंगे, किस में तोड़ देंगे, अक्षरों में। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूं और गहराई में समझाने के लिए। जब अक्षरों में तोड़ देंगे तो हमने आपको पहले ही सिखा रखा है कि मात्राएं किसकी होती हैं, केवल और केवल स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे हमने लिखा रावण, क्या लिखा, रावण। अब ये तो तीन वर्ण है, इसमें एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण। अगर इन वर्णों को हम अक्षरों में विभाजित करें तो रा को तोड़ेंगे तो बनेगा र, जिसमें मात्रा नहीं है, आ निकलेगा, प्लस व, इसमें तो मात्रा नहीं होगी, अ निकलेगा, प्लस ण, इसमें निकलेगा अ। अब हमने क्या बताया आपको कि किसी भी व्यंजन की तो कोई मात्रा नहीं होती, किसी भी व्यंजन की तो कोई मात्रा नहीं होती। मेरे भैया अगर व्यंजन की मात्रा नहीं होती तो हम व्यंजनों को यहाँ पर रखे ही क्यों, इसे भी काटा, इसे भी काटा, इसे भी काटा, क्या बचे आपके पास, स्वर। अब आप मुझे बताओ, आ की कितनी मात्रा आपको सिखाया था, दो मात्रा, अ की कितनी मात्रा, एक मात्रा, अ की कितनी मात्रा, एक मात्रा, और कुल मिलाकर के आपके पास कितनी मात्रा हुई, चार मात्रा। तो बात समझ में आ गई होगी आप सबको कि इसमें कितनी मात्राएं हो गई आपकी, चार मात्रा। क्लियर है। अब अगर साधारण शब्द आपको दूंगा तो आराम से आप गिन लेंगे, मैं कुछ और शब्द कराता हूं आपको। मात्रा गिन लिए अगर तो छंद तो चुटकियों में आ जाएगा, फिर समझ लो सबसे सिंपल काम हो जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप मात्रा ही नहीं गिन पाए बेटा तो आप कभी भी इससे छंद का पता लगा पाओगे। अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो सबसे पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आइए कुछ और शब्द देते हैं, आप मात्राएं गिन के बताओगे। कैसे लिखोगे, पहले शब्द लिखोगे और शब्द के आगे उसकी कितनी मात्रा है वैसे लिख के दोगे। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा पारस, पराग, नगमा, यामाता, जाधव, बिहुर, मीना, भारवी। सब बताएंगे, संयुक्त में सब बताएंगे भैया, सब बताएंगे। अभी आप पहले छोटे छोटे करना सीखो, 5 नियम बता दूंगा उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। करके बताओ जल्दी से मुझे, करके बताइए। क्लियर नहीं आ रहा क्या सर, हाँ? सही है, अच्छा क्लियर है। जल्दी से करके बताओ मेरे भैया, जल्दी जल्दी आप सब करके मुझे बताइए, जल्दी जल्दी करके बताइए।
हो गया बच्चों? देखिए पा यहां पर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, कितनी हुई? 4 मात्रा। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं मिला लेना। 1 मात्रा, आ की मात्रा 2, 1, लघु गुरु लघु, तो कितनी मात्रा? 4 मात्रा। ठीक है, यहां पर देखिए 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, कितनी मात्रा हुई? 4 मात्रा। भारवी 2 मात्रा, 1 मात्रा और 1 मात्रा, छोटी 1 मात्रा है, कितनी मात्रा है बच्चे? 4। या माता देखो 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, कितनी हुई भैया? 6 मात्रा। ठीक है, जा में 2 मात्रा, इसमें 1, इसमें 1, कितनी हुई भैया? 4 मात्रा। ठीक है भैया, फिर इसमें 1 मात्रा, 1 मात्रा, इसमें बोलो भैया 1 मात्रा, तो कितनी मात्रा? 3 मात्रा। इसमें देखो 2 मात्रा, 2 मात्रा, कितनी मात्रा हो गई? 4 मात्रा। सदैव में देखो 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, कितनी मात्रा हुई? 4। ये तो अब समझ में आ गया। साधारण साधारण शब्दों में अब कैसे मात्राएं गिनोगे आप जान गए। अब दूसरा हमारा नियम है कि अगर मान लीजिए कोई संयुक्त अक्षर आ जाए तो क्या होगा? संयुक्त अक्षर आ जाए तो क्या होगा? तो उसमें मात्राएं कैसे गिनोगे बेटा? संयुक्त अक्षर आ जाए तो मात्राएं कैसे गिनोगे? तो जो संयुक्त अक्षर होता है वो अपने से पहले आने वाले अक्षर की मात्रा को क्या कर देता है? गुरु कर देता है, अर्थात दीर्घ कर देता है। जैसे हमने यहां पर लिखा उन्नति, क्या लिखा? उन्नति लिखा। अब आप कहोगे सर संयुक्त का मतलब समझाइए। तो संयुक्त का मतलब होता है आधा प्लस पूरा। संयुक्त शब्द का मतलब या संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होगा? आधा प्लस पूरा, मतलब एक आधा और एक पूरा शब्द, अगर एक पूरा अक्षर और एक आधा अक्षर अगर जुड़ा रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर। बच्चे यहां पर देखो एक आधा है और एक पूरा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर कहेंगे। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने लिखा प्रदीप, क्या लिखा? प्रदीप। अब इसे अगर हम लोग देखेंगे प्र, तो इसमें 2 चीज है, एक प है और एक ये र है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? संयुक्त अक्षर होगा। ऐसे ही अगर मैं छ लिख दूं तो ये भी क्या होगा? एक क होगा और एक श होगा, तो ये भी एक क्या होगा? संयुक्त अक्षर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे, ये सब क्या होंगे? संयुक्त अक्षर होंगे। तो संयुक्त का मतलब क्या हुआ बच्चे? एक आधा और एक पूरा जब मिलता है तो वो क्या बनाता है? संयुक्त अक्षर बनाता है। क्या बनाता है? संयुक्त अक्षर। तो इसमें नियम क्या होगा? संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर अपने से अब देखो पहले और ठीक पहले में बहुत अंतर है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं राजकुमारी, क्या लिखा? मैं पूछूं कु के पहले क्या है तो आप कहोगे ज है, रा है। कु के बाद क्या है? ये है। मैं कहूं कु के ठीक पहले क्या है तो कहोगे ज है। तो यहां पर जो अपने से पहले नहीं, अपने से ठीक पहले वाले को, अपने से ठीक पहले वाले अक्षर को, पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर देता है। क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। दीर्घ बोले तो बच्चा मात्रा डबल कर देगा, दीर्घ कर देता है, दीर्घ कर देता है। 3 बात इसमें बनेंगी, 3-4 बातें। पहले इसे अच्छे से समझो। हमने क्या कहा? संयुक्त किसे कहेंगे? एक आधा अक्षर हो, एक पूरा अक्षर हो, एक आधा अक्षर हो, एक पूरा अक्षर हो। अगर एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर है तो वो क्या होगा मेरे भैया? वो होगा संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर के ठीक पहले जो शब्द आएगा, ठीक पहले जो शब्द आएगा, जो ठीक पहले जो अक्षर आएगा, उस वर्ण पे जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 मात्रा हो जाएगी। कितनी मात्रा हो जाएगी? 2 मात्रा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर मान लीजिए ठीक पहले कुछ आए ही ना तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो जब है ही नहीं आगे तो कुछ मात्रा नहीं पड़ेगी। बेटे अगर मान लीजिए पहले अ की मात्रा है तो उस पे आ की मात्रा का मात्रा लगा देगा, लेकिन अगर मान लीजिए पहले से ही आ है तो 4 मात्रा नहीं करोगे, उस पे कितनी मात्राएं करोगे? केवल और केवल 2 मात्रा करोगे। क्लियर हुई हमारी बात? ये बात समझ में आ रही है? अब आइए हम कुछ शब्दों को करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा सत्कार, ठीक है, सत्कार।
मैंने लिखा शीघ्र, क्या लिखा? शीघ्र। एक और लिखा स्कूल, ठीक है, स्कूल। एक और लिखा अनुग्रह। एक और लिखा राजश्री। एक और लिखा भाग्यश्री, ठीक है, राजश्री, भाग्यश्री, ठीक है। एक और लिख देता हूं सत्कर्म। इससे मैं आपको पूरी बातें समझा पाऊंगा। देखो बच्चे, क्या कहा था कि संयुक्त अक्षर अपने से ठीक पहले आने वाले पर गुरु कर देता है, दीर्घ कर देता है। तो यहां पर देखो, आपको एक संयुक्त अक्षर दिख रहा है, यहां पर का, क्या दिख रहा है? का। तो संयुक्त अक्षर के ठीक पहले कौन आ रहा है? स। लगनी तो चाहिए थी एक मात्रा, लगनी चाहिए थी कितनी मात्रा? एक मात्रा। लेकिन संयुक्त अक्षर के ठीक पहले है, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये का है, ये खुद अपने आप में गुरु है, खुद अपने आप में गुरु है, इसलिए यहां पर भी 2 मात्रा, र में 1 मात्रा। तो कितनी मात्रा हो गई? 2 2 4 1 5 मात्रा। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, यहां पर ग्रह है, ग्रह है, ये संयुक्त अक्षर है। इसके पहले देखो क्या है? ठीक पहले शी है, और शी तो पहले से ही दीर्घ है, तो इसमें 4 मात्रा 5 मात्रा करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कितनी मात्रा कर दोगे? 2 मात्रा। समझ में आई बात? मतलब अगर पहले 1 मात्रा वाला है तब तो 2 मात्रा कर दोगे, गुरु कर दोगे। लेकिन अगर पहले से ही 2 मात्रा है तो कुछ नहीं करोगे, जैसा नियम है वैसा ही दीर्घ आप करके लगाओगे। बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पर हो गया शीघ्र, यहां पे शी पे 2 मात्रा, ग्र औ की मात्रा आ रही है 1, तो कितनी मात्रा हुई? 3 मात्रा। ठीक। अब देखो स्कूल, अब देखो ये स्कूल, ये तो आधा अक्षर है और ये पूरा अक्षर है, ये पूरा मिला करके एक बनेगा संयुक्त अक्षर। मेरे भैया आप बताओ मुझे, इसके पहले कुछ आया है क्या? आप कहोगे सर कुछ नहीं है, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। कु, इस पे 2 मात्रा लगाओ और इस पे 1 मात्रा, तो कितनी मात्रा हुई? 3 मात्रा। समझ में आ रही बात? बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना? चल बेटा, यहां पर देखो, अब अ है, इसके पहले नु है, ठीक। अब अ में कितनी मात्रा? भैया ये तो संयुक्त अक्षर है नहीं, इसके लिए इसकी 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा कर दिया। नु में कितनी मात्रा? 1 मात्रा। नु में छोटा हुआ है 1 मात्रा। लेकिन मेरे भैया आप देखो, ये ग्र जो है ये एक संयुक्त अक्षर है। क्या है? ग्र एक संयुक्त अक्षर है, तो इसके ठीक पहले जो नु आ रहा है उसमें मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ग्र अ की मात्रा है 1, ह पे 1 मात्रा, तो 1 2 1 3 1 4 1 5, तो अनुग्रह में कितनी मात्रा हो गई? 5 मात्रा। बोलो, समझ में आया? अनुग्रह में कितनी मात्रा हो गई? 5 मात्रा। अब यहां पर राजश्री देखो, यहां पर रा है, इसकी तो 2 मात्रा, बिल्कुल सही बात है। ज पे तो 1 मात्रा होती है, लेकिन ये श्री आने के कारण ये स्र जो आ गया, ये संयुक्त अक्षर है, तो अपने पहले वाले को भी कितनी मात्रा करवाएगा? 2 मात्रा। और श्र, अब तो इसकी बात तो हो ही गई खत्म, लेकिन बड़ी की मात्रा लगी, तो इस पर भी कितनी मात्रा? बोलो भैया, 2 मात्रा। राजश्री में कितनी मात्रा? राम में 2, इसमें ये संयुक्त अक्षर था इसलिए 2, और ये हो गया 2 मात्रा, तो कितनी मात्रा हुई? 6 मात्रा। सही है? बोलो भैया। अब यहीं पे जैसे राजश्री था तब तक तो बढ़िया बात चल रही थी, अब भाग्यश्री देखोगे तो बात बदल जाएगी। क्या? यहां पर देखो, ये जो ज्ञ है ये क्या है? संयुक्त अक्षर, तो इसके पहले वाले पर तो 2 मात्रा, भा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने इस पे लगा दिया 2 मात्रा। अब देखो ये ज्ञ, ये तो संयुक्त अक्षर है, लेकिन इसके ठीक बाद देखो फिर से संयुक्त अक्षर, तो ये इस वाले को इसके ठीक पहले आने के कारण भी कितनी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा। अब ये मत सोचना कि इस ग के लिए लग रहा है, नहीं, इस अ की मात्रा के लिए ये 2 मात्रा लगी। बात समझ में? और यहां पर देखो ये 2 मात्रा, तो 2 2 4 2 6, कितनी मात्रा हुई? 6 मात्रा। बोलो, समझ में आ रहा है ना भैया? अब यहां पर देखो सत्कर्म, एक हमने और लिखा, स के लिए तो 1 मात्रा होती है भैया, लेकिन यहां पर त और क आधा और पूरा 2 मिल गया, इसका मतलब इसके पहले वाले को क्या होगा? 2 मात्रा। सर देखिए थोड़ा नीचे दिख रहा है, नीचे देख लीजिए, देख रहा है? अब यहां पे क पे तो 1 मात्रा हो जाती, लेकिन फिर से संयुक्त अक्षर आ गया, तो मेरे भैया यहां पर भी 2 मात्रा हो गई। सही बात है। और म 1 मात्रा, तो 2 2 4 1 5, कितनी मात्रा हुई? 5 मात्रा।
बोलो अब संयुक्ताक्षर वाला गिनने आ गया कि नहीं, इतना मुझे बताओ जल्दी से। सब लोग अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, थम्स अप दो जल्दी से। सब लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके सब लोग थम्स अप कीजिए। बोले भैया अब एक बात और आती है कि संयुक्त अक्षर जो होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे हमने आपको वर्ण और वर्णमाला पढ़ाते वक्त बताया था 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो अगर ये आ जाए तो क्या होगा, तो कैसे करोगे, तो ये भी बात आप जान लीजिए। ये सब के सब संयुक्त अक्षर हैं। कौन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, ये संयुक्त अक्षर है, ये व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब अगर ये संयुक्त व्यंजन है तो जाहिर सी बात है इनके पहले आने वाले के लिए भी 2 मात्रा होगी। मैं यहां पर कुछ शब्द और लिखता हूं, आपको अच्छा समझ पाएगा। जैसे मैंने लिखा मित्र, शत्रु, है ना, यज्ञ, पक्ष, पक्ष, श्रम। ठीक, ये हमने लिखा। अब देखिए ये जो त्र है हमारा, ये तो संयुक्त अक्षर है, इसके पहले वाले पर कितनी मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा। यहां पर मैं यहीं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, इसके लिए 2 मात्रा और इसके लिए 1 मात्रा, तो कितनी मात्रा हुई बच्चा, 3 मात्रा। ऐसे ये त्रु है, इसके पहले वाले को 2 मात्रा, इसके लिए ऊ की मात्रा है 1 मात्रा, कितनी मात्रा हुई, 3 मात्रा। ऐसे य पे 1 मात्रा होती, लेकिन ज्ञ है तो इसकी 2 मात्रा और इसकी 1 मात्रा, तो कितनी मात्रा हुई, 3 मात्रा। ऐसे ही प में इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, तो हो जाएगी कितनी मात्रा, 3 मात्रा। श्र में भैया हो तो जाता है इसके पहले वाले की 2 मात्रा, लेकिन बच्चे पहले कुछ है ही नहीं, तो आप इसकी भी 1 मात्रा और इसकी भी 1 मात्रा, तो कितनी मात्रा हुई, 2 मात्रा। बोले इतनी बात समझ में आ गई, बोलो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई क्या। संयुक्त के अब मात्राओं को गिन लोगे आप, बोलो। अब भैया तीसरा नियम आता है अनुस्वार का। अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा, अनुस्वार मतलब जो अंक की मात्रा लगी होती है, उसके लिए क्या सिस्टम होगा, तो जिस भी अक्षर पर अनुस्वार लगा होगा उसकी मात्रा डबल हो जाएगी, उसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी, उसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार कैसे होता है बच्चा, ये अंक की बिंदी वाला, ऐसे अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार तो जिस वर्ण पर अनुस्वार होगा उसके लिए कितनी मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा। यहां पर लिखता हूं, जिस भी वर्ण पर, वर्ण या अक्षर पर अनुस्वार लगा होगा, अनुस्वार लगा होगा, उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी, उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। क्या कहा बच्चे, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, मतलब कितनी कितनी मात्राएं उस पर हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। ठीक है, कुछ शब्द लिख करके आपको समझाता हूं, शायद जो मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूं आपको बेहतर समझ में आता होगा, इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूं। नहीं तो एक बात में ऐसे दिखा देता कि इसकी इतनी मात्रा, इसकी इतनी मात्रा, और बाद में आपको याद हो नहीं पाता, और ये फिर से जब हम छंदों की मात्रा गिनते तो ये गलती हो जाती है। तो मेरे भैया इसी चीज से बचने के लिए हमने इस तरीके का नियम अपनाया हुआ है। ठीक है, आइए मैंने यहां पर लिखा आपका शंख, मैंने लिखा मंजन, मैंने लिखा डंडा, मैंने लिखा चांडाल, मैंने लिखा कंचन। ठीक है, हो जाएगा। आन दो भैया, क्या कहा
कि जिस भी वर्ण पर, जिस भी अक्षर पर अंक की मात्रा लगी रहेगी उसकी दो मात्रा हो जाएंगी। उसकी कितनी मात्रा? दो मात्रा। ठीक है, क्लियर हुई बात? यहां पे देखो श पर अंक की मात्रा लगी है दो मात्रा, इस पर एक मात्रा, तो कितनी मात्राएं हो गई? तीन मात्राएं। इस पर मंग पर देखो दो मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, तो कितनी हो गई भैया? चार मात्रा। क्लियर है? बोलो। डंग पर दो मात्रा, डा दो मात्रा, कितनी हुई? चार मात्रा। जल्दी जल्दी गिन के आप लोग हमें बताने लगा करो। चांद पर दो मात्रा, भाई आपकी मात्रा था, हम क्या करें? अंक की लगी दो मात्रा, इस पर दो मात्रा, इस पर एक मात्रा, कितनी मात्रा हो गई? पांच मात्रा। कितनी मात्रा हो गई मेरे सरकार? पांच मात्रा। कंचन, कंक पे कितनी? दो मात्रा, इस पर एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, कितनी मात्रा हुई? चार मात्रा। आई बात समझ में? तो अगर कभी भी किसी भी अक्षर पर, अगर मान लीजिए किसी भी अक्षर पर अंक की मात्रा लगी रहेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अनुस्वार कहेंगे। और अनुस्वार जिस पर भी लगा होगा उसकी मात्रा तुरंत क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। याद रखिए, दो यहां पर पॉइंट बताते चलता हूं। जो ऊपर वाला र होता है, ऊपर वाला र, ऊपर वाला र कैसे? जैसे हमने लिखा धर्म, धर्म, तो ये वाला जो र है, इस र को, ऊपर वाले र को, इस वाले र को हम लोग रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। और जो नीचे वाला र होता है, नीचे वाला र, नीचे वाला र कौन? ये ऐसे जो लगा रहता है, जैसे हमने लिखा प्रजा, तो ये वाला जो र लगा हुआ है इसे हम लोग पदेन र कहते हैं। पदेन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पदेन र। ऊपर वाले को रेफ कहते हैं और नीचे वाले को पदेन र कहते हैं। इसका भी कई बार पूछा गया है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। अब अगला नियम आता है कि अगर मान लीजिए कभी अनुनासिक आ जाए, क्या आ जाए? अनुनासिक आ जाए। चौथा नियम है अनुनासिक का। चौथा नियम क्या है मित्र? अनुनासिक का। ठीक है, अनुनासिक का हमारा चौथा नियम जो है वो है अनुनासिक का। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी अक्षर पर अनुनासिक लगा होता है, क्या बोला सरकार? किसी भी अक्षर पर अनुनासिक लगा होता है तो उसका किसी भी वर्ण पर, किसी भी अक्षर पर कोई प्रभाव नहीं होता। अर्थात ये लगा रहे न लगा रहे इसका कोई मतलब होता वगैरह नहीं है। क्या कहा भैया? अगर मान लीजिए अनुनासिक, अनुनासिक चौथा, अनुनासिक क्या होता है? जिसे आप चंद्रबिंदु कहते हो। अनुनासिक, अनुनासिक कौन? जैसे आप ऐसे बना रहता है ना, ऐसे उस पे यहां पे चंद्रमा लगी रहती है, इसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक का किसी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुनासिक का मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अनुनासिक का मात्राओं पर, मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं लिख करके दिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा मां और मैंने लिखा मां। ठीक, मां के लिए मात्रा, इसमें चंद्र बिंदु लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी भी मात्रा कितनी? दो। तो इसमें कितनी मात्रा हुई? दो मात्रा हुई। और लिखता हूं, जैसे हमने लिखा हंसना, ठीक है, और एक मैंने लिखा हंसना। क्या लिखा? हंसना। और एक लिखा हंसना। अब यहां पर चंद्रबिंदु लगी है ना, इसका कोई मतलब नहीं है एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा। इस पे भी एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा। मतलब यहां पर भी चार मात्राएं हुई। कितनी मात्रा हुई? चार मात्राएं हुई। तो आपने देखा कि अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लगा है, किसी के ऊपर अनुस्वार लगा है तब तो मात्रा दो होती है, लेकिन अगर अनुनासिक लगा है तो मात्राओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मात्रा, अगर आपका वहां पर अनुनासिक लगा हुआ है तो वहां पर मात्राओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे, अंतिम हमारा नियम है विसर्ग का। अंतिम नियम है, पांचवा नियम हमारा है, अगर विसर्ग लगा हो तो क्या होगा?
तो होगा वही जो अनुनासिक के साथ अनुनासिक के साथ हुआ, सॉरी अनुनासिक कह रहा हूं, अनुस्वार के साथ जो हुआ था। अनुस्वार के साथ क्या हुआ था? अनुस्वार के साथ ये लगा था कि जिस भी अक्षर पे लगेगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो ऐसे ही विसर्ग में भी है, जिस भी अक्षर के साथ लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा नियम हमारा है विसर्ग का। क्या है? विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? जिसे आप अहों की मात्रा कहते हो, ये अहों की मात्रा वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अहों की मात्रा वाले को क्या कहते हो? विसर्ग। तो जिस भी अक्षर के साथ विसर्ग लगता है, विसर्ग लगता है, वह दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्लियर? जिसके भी साथ ये लगेगा उसको क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। जैसे आप कितने भी जो संस्कृत वाले शब्द आप देखते हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें देखिए अतः, प्रभुतः, रामः ऐसे लिखा रहता है, तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी? दीर्घ बना देंगी। ठीक है बच्चा, जैसे हमने लिखा एक शब्द लिखा अतः, क्या लिखा? अतः। मैंने एक शब्द और लिखा प्रातः, मैंने लिखा पंकजः, मैंने लिखा गजः, गजः, मैंने लिखा मृगः, है ना? मैंने लिखा शिक्षकः। ठीक है, ये लिखा। अब इस पर आइए मात्रा गिनते हैं। ये अ है, इसकी तो एक मात्रा होनी ही है। इसमें देखो ये बेटा विसर्ग लग के बना हुआ है, तो इसकी कितनी मात्रा? दो। तो कितना हुआ? दो, दो एक तीन मात्राएं हुई। कितनी हुई? ठीक है जी। प्रा, ये तो था तो भैया संयुक्त अक्षर, इसके पहले यदि कोई आता तो मैं डबल करता, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं है तो इसमें आ की मात्रा लगी है डबल और यहां पर भी डबल। कितनी मात्रा हुई बच्चे? चार मात्रा। कितनी मात्रा मेरे भैया जी? चार मात्रा। पंकज, इसमें देखिए अंक की मात्रा लगी है, सॉरी यहां पंकज था, पंकज। ठीक, यहां पर देखें अंक की मात्रा लगी है, तो इसका तो पहले ही बता चुका हूं कि अंक की मात्रा होगी तो डबल, इसका एक है, इस पे डबल, तो दो दो चार एक पांच मात्रा। ठीक है, पांच मात्रा। गजह एक मात्रा, यहां पर दो मात्रा, तो कितनी हुई? तीन मात्रा। ठीक, यहां पे मृ, अब इसके पहले अगर कुछ रहा होता तो भाई बात होती, लेकिन मृ यहां पर संयुक्त री है, री की एक मात्रा, यहां पर दो मात्रा, तो कितनी हुई? तीन मात्रा। ठीक, ये संयुक्त नहीं है। ठीक, शी एक मात्रा, क्ष, अब ये दो संयुक्त अक्षर था तो इसके पहले ये कितनी मात्रा इसको कर देगा? दो, इसकी एक, इसकी दो, तो कितनी मात्रा हो गई? पांच मात्रा। इतनी बात आप सबको समझ में आई कि नहीं? बोलो, पूरी मात्रा गिनना आप सबको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। अगर आप सबको गिनना आ गया तो एक बार सब लोग थम्स अप करो, लाइक करो, शेयर करो। दोपहर में क्लासेस चल रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको नींद आने लग जा रही होगी। अगर नींद आने लग जाए तो आप कमेंट किया करो, ठीक है? कमेंट करोगे तो नींद नहीं आएगी। अब देखो भैया, अभी तो आप एक एक शब्दों में से मात्रा गिनना जान गए। अब आओ जरा पंक्तियों में मात्रा गिनना शुरू करते हैं। पंक्तियों में मात्रा गिनते हैं, देखते हैं गिन पाते कि नहीं गिन पाते। आइए पहले छोटी छोटी पंक्तियां लिखता हूं। राजेश मेरा दोस्त है। बोलो इसमें कितनी मात्रा है? गिना जाए? बोले भैया गिन लिया जाए। तो इसमें दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। अब देखो ये संयुक्त अक्षर है, इसके पहले वाले को दो मात्रा और इसकी एक मात्रा,
इसकी 2 मात्रा गिन लेते हैं। 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई? 14 मात्रा। क्लियर है? एक और लिखता हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। ठीक है, अब देखिए आपको धीरे धीरे मैं छंदों की तरफ लेके बढ़ रहा हूं। गिनो बेटा, 1 1 1 1 2 1। क्लियर है? क्या 2 1, इस पे कितनी? 1 1 2 1 1। गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। कितनी मात्रा हुई? 16 मात्रा। तो आगे चल के मैं बता दूंगा कि ये चौपाई होगी। क्या होगी? चौपाई होगी। तो आप देखते हो हनुमान चालीसा में जितने भी लिखे उन्हें सब क्या कहते हैं हम लोग? चौपाई कहते हैं। अगला देखिए, एक और लिखता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज। ठीक, इसे गिनते हैं, कहीं से भी गिनोगे, मात्राओं में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, 2 मात्रा एक मात्रा। ठीक है, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। ठीक, श्री में 2 मात्रा, गुर में 2 चीजें याद रखना, एक ऐसे रू होता है और एक ऐसे होता है। इसे हम लोग लघु कहते हैं और इसे हम लोग दीर्घ कहते हैं। याद रखना, जिसमें ये मुरा रहता है, ठीक है, जिसमें ये मुड़ा रहता है वो दीर्घ होता है और जिसमें मुड़ा नहीं रहता वो क्या होता है? लघु होता है। अब आप देखोगे कि इसमें तो 1 मात्रा और इसमें ये मुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें कितनी मात्रा? 1 मात्रा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो इसमें कितनी मात्रा हुई? 13 मात्रा। क्लियर हुई बच्चों? तो इसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग मात्राओं को गिनना जान गए होंगे। अब अगर आपको मात्राएं गिनना आ गया तो अगले दिन से जब हम लोग अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से छंद होते हैं, कैसे कैसे छंद होते हैं, उनके बारे में एक एक पढ़ते चलेंगे। एक एक दो दो अगर उदाहरण बाद में, पहले तो आपको पूरा समझा दूंगा, बाद में आपकी प्रैक्टिस सेट करा लूंगा तो उसमें उदाहरण आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग को बच्चे से देखते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाए जाइए और फिर इसे खूब अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।